हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना डेली प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट आपकी है एसएसटी की चल रही थी, और जैसा हमने आपको बताया था कि जो एसएसटी की प्रैक्टिस सेट है वो हम सभी अपना चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे। तो इसमें हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट कर दिया है। ये आपका चौथा चैप्टर है जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी इसमें आपके शायद 29 क्वेश्चन हैं, तो जो 14 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 5 पे चलेंगे, 6 पर। और इस तरीके से अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे वीडियो, तो पूरा इसका जो डिटेल है हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और हम कितने दिन में इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रोज़ रोज़ ये चीज़ें बताना आपका टाइम लॉस होगा, और इतना ज़्यादा बताने पे हम उससे ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं हमसे, तो आप सभी क्या करेंगे, इसकी जो पहली वीडियो हो आज जाके आप सभी देख सकते हैं। हम उसका प्लेलिस्ट आज बना देंगे आप सभी को। ठीक है, एसएसटी वाले में ही या तो देख लीजिएगा, शायद प्लेलिस्ट में हमने कर दिया होगा। तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लीजिएगा, मैं चेक कर लूँगी, अगर नहीं रहेगा तो मैं कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज कर रहे थे मैम कंटिन्यू रखिए, और कुछ बच्चे हैं जो हमें लाइक भी करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू। और देखिए वीडियो कंटिन्यू तो रखेंगे, पर प्लीज़ आप सभी थोड़ा शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूँ। देखिए मैं इसके पहले मैं कहती थी आपसे कि देखिए आप सभी पढ़िए, प्लीज़ सभी बस शेयर किया करिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा मैं लेके आऊँगी। तो चलिए आज हम करते हैं, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है गुजरात, डी आपका है जम्मू कश्मीर। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। तो देखिए चैप्टर वाइज लेके चलने से क्या होगा ना, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमें हड़प्पा के नगर मिले हैं। क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। इसका हम थोड़ा डिटेल भी देखेंगे ताकि इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकें। क्वेश्चन में दिया गया कि भारत के जो आपका एक्सप्लेनेशन है इसमें बता देना चाहते हैं कि जो भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के जो नगर हैं वो सबसे बड़ी संख्या में मिले, अभी हमने आपको बताया। और गुजरात में जैसे लोथल के बाद अभी कुछ समय पूर्व क्या खोजे गए, अब धौलवीरा को भी नगर की संज्ञा दे दी गई। जो धौलवीरा था उसको अब नगर की संज्ञा दे दी गई, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे आपका हो गया जैसे कि लोथल, सुरकोटा तथा धौलवीरा प्रमुख पत्तन शहर की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों कौन कौन पूछ सकता है कि प्रमुख पत्तन की शहर की श्रेणी में कौन आता है। तो लोथल हो गया आपका, सुरकोटदा हो गया और धौलवीरा हो गया। और सबसे अधिक हड़प्पा स्थल कहाँ पाएंगे, आपके गुजरात में ही पाएंगे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर आप सभी देखिए निम्नलिखित में से हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, हड़प्पन मुहर के बारे में पूछा है। ऑप्शन है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मुहर बनाते थे। ऑप्शन बी है कि मुहर सामान्यतः गोलाकार होती थी। ऑप्शन सी है कि मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। तो ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है बी और सी, ऑप्शन डी है ए और सी। उत्तर दीजिए। देखिए ये चौथा चैप्टर आपका चल रहा है, अभी हम 5वां लेकर चलेंगे। तो ये देखिए जो भी क्वेश्चन चल रहा है आपके ना, जैसे चौथा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो चौथे चैप्टर से 2011 से लेकर, ठीक है, 2011 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चन हम सबको कवर कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो और इसी में से आपको पूछेगा, कहीं बाहर से आपको नहीं पूछेगा। जितना हम एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बस आप इतना पढ़ लीजिए, आप 50 नंबर से कम नहीं ला सकते। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप 55 लाए, 60 लाए, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 45-50 से कम नहीं लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम सभी। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए और सी। ए सही आपका है और सी सही है, और बाकी ये गोलाकार होती थी ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो गलत होगा, ए और सी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सही होगा। देखिए आपका जो सीटेट में आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
थोड़ा सा मुहर के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों पे क्या किए, ये बहुत सारे मुहर खोजे और इन मुहरों पे क्या था कि जानवरों की सुंदर आकृतियाँ, जैसे कौन कौन से जानवर उसमें थे, जैसे आपका गैंडा हो गया, बैल हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, जंगली बैल हो गया, इन सब की क्या जो मुहरें रहती थी ना, उस मुहर पे इनकी आकृतियाँ मतलब वो छपे रहते थे उस पर। और यह मुहर पत्थर की बनी होती थी। जो मुहर होती थी अभी तो जैसे पैसा है ना, उसी टाइप का रहता था, तो ये छपे रहते थे। अब जैसे पैसा गोला है लेकिन ये गोल नहीं होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोहरों का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिकी था। वाणिज्यिकी मतलब क्या होता है, जैसे कि ये व्यापार व्यापार हम लोग करते हैं ना, उस टाइप का था। तो हड़प्पा सभ्यता है कि सबसे विशिष्ट मुहरें चौकोर आकार की होती थी, याद रखिएगा। वहाँ पर क्या दिया था, गोल आकार दिया था, तो वो ना ऐसे रहती थी। जैसे हम लोग के आजकल के पैसे हैं तो वो गोल गोल रहते हैं, लेकिन वो ऐसे बिस्किट वाला जैसे जो पैसा आता है ना, वो ऐसे रहती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मुहर क्या थी, पशुपति मुहर, ठीक है। जैसे अब के ज़माने का सबसे प्रसिद्ध नोट कौन सा था, 2000 का नोट था, तो वैसे उस टाइम का क्या है कि पशुपति मुहर है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका कि भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि पय्यमपल्ली और भीमबेटका, और सी है कि हुंसगी, और 4 आपका है डी है कि बुर्जहोम। तो अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में इन पुरा स्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है। कहाँ से उत्तर से दक्षिण, अब ऐसे देख लीजिए उत्तर से दक्षिण आखिर है किधर। जैसे ये आपका इधर ऐसे कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, पूरब हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, अब ये उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि उत्तर से, यहाँ से उत्तर से कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में पूरा स्थलों की स्थिति का सही क्रम। तो यहाँ से जब यहाँ पर हम जाएंगे तो पहले क्या आएगा, आपका बुर्जहोम आएगा, डी आएगा, फिर भीमबेटका आएगा जब हम उत्तर से आएंगे तो दक्षिण की साइड, फिर उसके बाद हमारा हुंसीगी आएगा, फिर उसके बाद पय्यमपल्ली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, बी, सी, ए। अब आइए हम ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर हमारा है डी, बी, सी, ए। तो एक सेकेंड देख लीजिएगा, देखिए ये मिला हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए सही क्रम वही दिया है जो हमने अभी आपको बताया। बस ये जान लीजिए जो जम्मू कश्मीर आपका है, तो देखिए उत्तर से आ रहे थे ना, उत्तर से यहाँ से, तो जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पे कॉर्नर में ही है, तो जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक आएंगे, फिर तमिलनाडु आपका नीचे है, ठीक है। तो पय्यमपल्ली हमारा नीचे है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको हम बता देना चाहते हैं कि कहाँ पर है। एक सेकेंड रुकेगा। देखिए जो जम्मू कश्मीर है ये उत्तर में ही है, ये यहाँ पर ऐसे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से फिर जाएंगे, फिर यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर बाद मध्य प्रदेश में आएंगे, मध्य प्रदेश बाद कर्नाटक नीचे आता है, फिर तमिलनाडु हमारा सबसे नीचे आ जाता है। तो तमिलनाडु जो हमारा वो दक्षिणी में है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सेकेंड देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल का सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है कि वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था। ऑप्शन बी है कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ऑप्शन सी है कि वह स्थान जहां आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। और ऑप्शन डी है कि वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेषण मिले हो। तो उत्तर दीजिएगा। देखिए पूरा स्थल का सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो पूरा स्थल आखिर होता क्या है, ये हमने इसके पहले भी आपको क्वेश्चन में पढ़ा दिया है। तो देखिए जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम आपको 3-4 क्वेश्चन अभी तक सिर्फ चौथे चैप्टर तक में ही आ गया है। तो बताइए उत्तर क्या होगा। तो देखिए ये भी आपका 2023 में ही पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो पूरा स्थल होता है वह स्थान जहाँ पर क्या हो, औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तु के अवशेष मिले हो। तो ये चैप्टर नंबर 2 में भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं इधर आप करें जैसे 4 क्वेश्चन मतलब चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आगे के जो चैप्टर होंगे आपके उसमें यही चीज़ आपको दोबारा मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि इंडस शब्द को संस्कृत में डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका हिंदोस, बी है इंडोस, सी है सिंधु, डी है भारत। तो इंडस को आप क्या कहेंगे। तो देखिए इंडस को हम क्या कहेंगे, सिंधु कहेंगे। शब्द को क्या संस्कृत में पूछा है ना, तो संस्कृत में हम क्या कहेंगे, सिंधु कहेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इंडस शब्द को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, अभी हमने आपको बता दिया। बाकी इसमें क्या है, जैसे इंडस शब्द जो है संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है,
ये याद रखिएगा। जो सिंधु मतलब कि इंडस, या तो सिंधु कहिए या इंडस कहिए, ठीक है, वो नदी का स्थानीय नाम है। जैसे आप सुनते हैं ना सिंधु नदी, तो उसका स्थानीय नाम है। और सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से होकर बहती है। कहाँ से? उत्तर से पश्चिम की साइड जाती है। तो ये हमने भी आपको ये मैप में बता दिया। ये यहाँ पर पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो ये क्या करा है कि उत्तर से कहाँ की साइड जाती है? पश्चिम की साइड। तो मतलब ये ईस्ट साइड जाती है, ठीक है। और सिंधु का अर्थ समुद्र भी होता है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। और सिंधु नदी ऐतिहासिक रूप से कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये एशिया में प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो सिंधु नदी है ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध कहाँ है? तो एशिया में है। और यह तिब्बत के पठार से क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो ये भी पूछ सकता है जो हमारी सिंधु नदी है वो किस पठार से उत्पन्न होती है? तो तिब्बत के पठार से होती है। और फिर लद्दाख से होकर बहती हुई कहाँ पर चली जाती है? पाकिस्तान में। बहती कहाँ है? लद्दाख से होते हुए फिर कहाँ जाती है? कि पाकिस्तान में जाती है। और फिर अंत में ये क्या होता है कि 3180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अरब सागर में मिल जाती है। तो ये रहा सिंधु नदी के बारे में और इंडस के बारे में। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले थे हमने सब क्वेश्चन बता दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जो हम ऊपर से ऐसे क्वेश्चन बताते रहते हैं उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए, हो सकता है उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन महापाषाण युगीन स्थल है? तो आप सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महापाषाण का मतलब क्या होता है। ये हमने आपके पहले चैप्टर में बता दिया है। ऑप्शन ए है कि ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी है दाऊजिली हेडी, ऑप्शन सी है भीमबेटका, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो महापाषाण युगीन स्थल है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो जो लोगों को दफनाए जाते थे, तो उन जो दफनाए जाते थे उनको चिन्हित करने के लिए इनका यूज किया जाता था वहाँ पर। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रह्मागिरी, वही आपका क्या है? पूरा पाषाण युगीन स्थल है। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। अब इसका हम डिटेल देख लेंगे आखिर ब्रह्मागिरी है क्या, कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्रह्मागिरी एक महापाषाण युगीन स्थल है। तो महापाषाण के लोग क्या करते थे? पशुपालन, कृषि कार्य जैसी प्रक्रिया करते रहते थे, ये हमने आपको बताया था। और महापाषाण में जैसे कुठार संस्कृति के समय शिशु और वयस्कों के शव को गाड़ने के लिए अभी हमने बताया कि अनेक विधियां प्रचलित थी। और ब्रह्मागिरी कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जनपद में स्थित है। इसको याद रखिएगा कि ब्रह्मागिरी आपका कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जनपद में है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में क्या है आपका? सिद्धपुर। इसी क्षेत्र में क्या है? सिद्धपुर है। तो इतना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? ऑप्शन ए है कोहल डीवा, ऑप्शन बी है इनाम गांव, ऑप्शन सी है ब्रह्मागिरी, ऑप्शन डी है हुंसगी। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा कि चूना पत्थर से बने जो औजार मिले थे यहीं पर मिले थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये जो हुंसगी है वो कर्नाटक में स्थित है। और ये क्या है? एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है ये भी हमारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है उनको याद करके रखिएगा। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल था। और इनमें कुछ पुरास्थल जैसे झरनों के निकट थे। और यहाँ अधिकांश औजार क्या होते थे? वो आपके पत्थर से बनाए गए थे, सॉरी चूना पत्थर के बनाए गए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। ऑप्शन ए है कि कांस्य युग से, बी है कि तांबा मतलब ताम्र युग से, सी है कि पीतल युग से, डी आपका है कि लौह युग से। तो जो हड़प्पा के निवासी थे वो किस युग से मतलब कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो संबंध रखते थे, तो किस युग से रखते थे वो आपको बताना है। तो जो हड़प्पा निवासी थे वो कांस्य युगीन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। 2021 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, हो सकता है आपको 2024 में आ सकता है। तो क्वेश्चन है कि जो एक्सप्लेनेशन आपका है कि हड़प्पा निवासी वो कांस्य युग से संबंध रखते थे। अभी हमने उत्तर में आपको बता दिया। और ये देखिए क्या होता था कि यहाँ पर हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसको याद रखिएगा। और जो ताम्र युगीन और लौह युगीन संस्कृति के बीच का संक्रमण की स्थिति थी, ठीक है। अब नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब पूछ सकता है कि धातु का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? तो ये नवपाषाण काल के अंत में हुआ था, ये याद रखिएगा। और तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। और पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को क्या कहते हैं? हम ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। कांसा, तांबा और रांगा की मिश्र धातु है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये कांसा और तांबा पूछता है, ठीक है। कांसा मतलब कांसा का जो मिश्र धातु क्या है? तांबा और रांगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों का पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें।
ऑप्शन ए है कुरनूल, बी है भीमबेटका, सी है हुरुंगी और डी आपका है पटना। अब इनको मिलान करना है। कुरनूल कहाँ पर जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए कुरनूल को आप 2 से मिलाइएगा, भस्म अवशेष, ठीक है, कुरनूल को 2 से मिलाइएगा, भस्म अवशेष। बाकी भीमबेटका, तो ये क्या आपका भीमबेटका आपकी गुफाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा आपका 3 में जाएगा। फिर हुरुंगी क्या आपका, तो हुरुंगी अभी हमने ऊपर बताया कि ये आवास और उद्योग स्थल है, तो ये किस में जाएगा 4 में जाएगा आपका। पटना क्या है, पटना शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए। और सबसे कल हमने भी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा आपके शुतुरमुर्ग के जो अंडे के छिलके थे वो कहाँ पाए गए थे, तो सभी याद कर लीजिएगा, वो गुजरात में पाए गए थे। कल भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको डी का 1 से मिलाना, कहाँ डी पर 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपके शुतुरमुर्ग के जो अंडे के छिलके वो पटना में भी पाए गए थे, राजस्थान पाए गए थे, गुजरात पाए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कल हमने आपको बताया कि कहाँ पर पाए गए थे, गुजरात में पाए गए थे। और इस पर करते क्या है, ये जो अंडे के छिलके मिले थे तो लोग इस पर ना ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर से आपको देखिए मिलान के लिए दे दिया गया है कि भीमबेटका और बी में राजगृह है, सी में इनाम गांव है, डी में ब्रह्मागिरी है। अब भीमबेटका कहाँ पर आपका है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, कहाँ पर है, तो चलिए हम आपका मिलान कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए का जो आपका भीमबेटका है वो आपका मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए का कहाँ जाएगा 4 में जाएगा। फिर जो आपका राजगृह है वो कहाँ पर है आपका, बिहार में है, आप सभी को पता है राजगृह बिहार में है। फिर इनाम गांव कहाँ पर आपका है, तो इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा, इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और ब्रह्मागिरी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तो इसको याद रखिएगा कि भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में, राजगृह आपकी बिहार में, इनाम गांव आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और ब्रह्मागिरी कहाँ पर आपके कर्नाटक में है। तो ऑप्शन डी का 2 सही है। लास्ट वाला आप देखा करिए कि डी का 2 सही, तो इसमें से डी में 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको सही कर लीजिएगा, सी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। देखिए भी आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है, ठीक है, गुजरात में पूछा है। तो गुजरात में आपका धौलावीरा और लोथल है, आप सभी को पता है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल याद रखिएगा। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेन देखेंगे कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो धौलावीरा है, लोथल है, वो गुजरात राज्य में आपका है, और धौलवीरा गुजरात के कहाँ पर है, कच्छ जिले में है, इसको याद रखिएगा। ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि जो धौलावीरा है वो गुजरात के किस राज्य में है, तो वो कच्छ जिले में है, तो ठीक है, सॉरी, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, किस जिले में ये पूछेगा। और लोथल भी गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद जिला है उसमें है, ठीक है, लोथल कहाँ पर आपके, अहमदाबाद। और इसकी खोज कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और लोथल जो है आपका वो सिंधु सभ्यता का क्या था, बंदरगाह। पूछ सकता है कि लोथल क्या है, तो ये आपका एक बंदरगाह है, ठीक है। और मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो अभी वर्तमान में आपका बलूचिस्तान, ये कहाँ पर है आपका, पूछ सकता है बलूचिस्तान कहाँ, तो ये पाकिस्तान में है, इसको याद रखिएगा। और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा कि जो आपका राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है, हरियाणा में कहाँ पर है, हिसार में है, ठीक है। और कोहलडीलवा कहाँ पर, कोहलडीवा कहाँ पर है, वो प्रयागराज में है, ठीक है, कोहलडीवा प्रयागराज में है, लेकिन वो कहाँ पर स्थित है, वो दक्षिण पश्चिम में मेजा, ठीक है, मेजा तहसील के पास स्थित है। तो जो बच्चे प्रयागराज के होंगे उन्हें पता होगा कि कोहलडीवा कहाँ पर है। तो ये आपका वैसे तो देता है उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में कहाँ पर, किस तहसील में, मेजा तहसील के पास स्थित है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। देखिए जितने भी क्वेश्चन चैप्टर 4 से पढ़ा रहे हैं इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा। जब एग्जाम देके आएगा तो हमसे पूछिएगा, क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, इन्हीं को इधर घुमा फिरा के। और आजकल तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलान वाले दे रहे हैं आपको, मिलान वाले क्वेश्चन और कथन वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए, मतलब अनाज और हड्डी, ठीक है, लिस्ट 1 में अनाज और हड्डी है और लिस्ट 2 में आपका पूरा स्थल है। मतलब कि ये जो अनाज और हड्डियां हैं वो कहाँ पर पाई गई हैं, उसका जगह पूछा आपको, सीधी सी बात। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मवेशी हो गया, भेड़ बकरी सूअर, तो ये आपके कहाँ पर पाए गए, तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का 3 पर जाइए आप सभी, हल्लूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पाए गए। गेहूं और दलहन आपका कहाँ पाया गया, तो ये गुफकराल
जो आपका कश्मीर है वहाँ पर इसके साक्ष्य पाए गए। ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं और दलहन के जो साक्ष्य है वो आपके गुफ कराल कश्मीर में पाए गए। मिट्टी पर खुरों के जो चिन्ह थे वो कहाँ पर पाए गए? तो मिट्टी पर जो खुर के चिन्ह थे वो महागढ़ा मतलब उत्तर प्रदेश में आपके पाए गए। और बाकी जो आपके चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े थे वो कोहलडीवा जो आपका उत्तर प्रदेश में, अभी हमने बताया कि प्रयागराज के उत्तर दक्षिण के मेजा कहाँ पर, मेजा जिले के पास स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा और एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा कि ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर जो भी थे वो हल्लूर मतलब आपके आंध्र प्रदेश में पाए गए। गेहूँ और दलहन कहाँ पाया गया? गुफकराल मतलब कश्मीर में पाया गया। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह कहाँ पर पाए गए? आपके उत्तर प्रदेश में ही पाया गया, महागढ़ा में। और चावल जानवरों की हड्डी के टुकड़े आपके कोहलडीवा उत्तर प्रदेश में ही पाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए को सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था? तो ऑप्शन है लोथल, बी है गुफकराल, सी है मेहरगढ़, डी आपका है इनाम गांव। तो ये चीज़ें इनाम गांव में होती थी। अब इनाम गांव का स्थित कहाँ है अभी हमने आपको ऊपर बताया है, तो कमेंट बॉक्स में बताया कि इनाम गांव कहाँ पर है। एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि आपका इनाम गांव है कहाँ, ताकि आप सभी फिर से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे इनाम गांव कहाँ है तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। भीम बेटका पूछते कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश में है। राजगिरी कहाँ आपका है? बिहार में है। ब्रह्मागिरी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। और आपका धौलावीरा कहाँ पर है या कोहलडीवा कहाँ पर है? तो धौलावीरा और लोथल आपका कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और कोहलडीवा कहाँ पर आपका है? ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। इसको इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, जैसे पहले के जो पुरास्थल है उसमें से एक पुरास्थल जैसे बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हे के चिन्ह मिले, तो क्या ऑप्शन ए है कि झोपड़ी के अंदर मिला था, बी है कि झोपड़ी के बाहर मिला था, तो सी आपका है झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों मिला था, और डी आपका है कि झोपड़ी से दूर मिला था। तो ये जो चूल्हे मिले थे वो झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों मिले थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं आपका जो बुर्ज होम है वो है आखिर कहाँ पर। तो जो आपका बुर्ज होम है ये भी हमारा एक पुरास्थल है, और ये कहाँ पर है? ये कश्मीर की घाटी में श्रीनगर से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, ये याद रखिएगा। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और ये भूरे रंग के मृद भांडों का प्रयोग करते थे। और 1936 में बुर्ज होम की खुदाई प्रारंभ हुई, और यह भारत का सबसे उत्तरी उत्खनित नौपाषाण है। अब इसको ऐसे नहीं याद हो रहा, बस याद रखिएगा कि जो हमारा बुर्ज होम है वो कहाँ पर है? वो कश्मीर घाटी के श्रीनगर में है। अब वहाँ पर कश्मीर घाटी का जो श्रीनगर, वहाँ पर खुदाई शुरू हुई तो वहाँ पर चूल्हे पाए गए। ठीक है, तो वो जो चूल्हे पाए गए वो झोपड़ी के अंदर भी पाए गए और झोपड़ी के बाहर भी पाए गए, इसको याद रखिएगा। और ये जो खुदाई प्रारंभ हुई थी कब हुई थी? ये 1936 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम अब हम सभी पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पर। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, और एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 5 में कितने क्वेश्चन आपके हैं। तो देखिए, चैप्टर का हम पूरा एनालिसिस करते चल रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैप्टर 1 हमारा हो गया, चैप्टर 2 भी हमारा हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर। तो चैप्टर नंबर 5 में आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, 2011 से लेकर 2024 तक। फिर नए विचार मतलब चैप्टर नंबर 5 के बाद 6 पर पूछा गया है 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ तक करेंगे 1 2 3 4 5 6, चैप्टर नंबर 6 तक करेंगे। फिर उसके बाद कल हम कहाँ तक करेंगे? चैप्टर नंबर कल हम 7 8 और 9 करेंगे। कल हम चैप्टर नंबर 9 तक खत्म करेंगे। ठीक है, फिर परसों हम आ जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 10 और 11 पर। इसको काउंट कर लीजिएगा कब कब करना है, क्योंकि 42 क्वेश्चन ये, और 40 10 50, और ये 8 हो गया, 58 क्वेश्चन रहेगा, ये 2 में कर देंगे। बाकी यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका दिल्ली के सुल्तान में 66 क्वेश्चन है। तो इसको हम एक ही दिन में, ये चैप्टर एक दिन में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर गया? राजनीतिक सांस्कृतिक और विज्ञान, ये चलिए यहाँ पर 42 हो गया, ये हो गया, ये इसको लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद जो जैसे जैसे क्वेश्चन है उस तरीके से हम लेकर चलेंगे, तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, एक हफ्ते में आपको हम ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म करने के बाद हम फिर उसके बाद अपने आ जाएंगे भूगोल पर। अब भूगोल पे ज़्यादा चैप्टर तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आपको हैं, तो मुझे लगता है कि
मुझे आपको पूरा मैराथन कराना होगा भूगोल में, क्योंकि 150, 133, 73, 67, 52 मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, तो इसको भी करा देंगे। तो अगर एक दिन में हम 2 चैप्टर लेके चलते हैं मान लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन इसको मानकर चलिए। फिर उसके बाद ये यहाँ पर हो गए विविध सरकार, ये अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 2-2 घंटे की वीडियो चलेगी, तब जाके आपके पूरे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो जाके आपके जो अध्यापन संबंधित मतलब जो आपका पेडागोजी है वो भी कंप्लीट होगा। तो चलिए आज हम करते हैं, फिर उसके बाद कल से देखते हैं, आपको 2-2 घंटे या 2.5 घंटे की जो वीडियो आएगी उसको हम बना के आपको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आइए हम अपना चैप्टर अगला स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में चलिए देख लेते हैं प्रारंभिक राज्य, ठीक है। देखिए अभी जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, थोड़े हम इसको समझाते जा रहे हैं ताकि आपको चीज़ों को समझ में आ जाए। तो फिर जब हम मिड में चलेंगे ना, तो जब चीज़ें समझ में आएगी तो उतना हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है कि गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, बी है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, सी है कि गंगा तथा उत्तरी क्षेत्र, डी आपका है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो उत्तर दीजिएगा कि क्या होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में आपके मगध के नाम से प्राचीन काल में मगध के नाम से जानने वाला जो क्षेत्र है आपका, वो आपका है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये देख लीजिएगा। मगध की जो राजधानी वो कहाँ पर है आपकी, राजगिरी था, ठीक है। और मगध की स्थापना कौन किया था, हर्यक वंश के शासक द्वारा, और उसके शासक कौन थे, बिंबिसार, ठीक है। हर्यक वंश का शासक कौन था, बिंबिसार था। इसी के द्वारा मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो की गई थी, याद रखिएगा। और साम्राज्य तत्कालिक इसमें 16 महाजनपदों से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो पूछ सकता है कि जो 16 महाजनपद में उसमें सबसे ज़्यादा महाशक्तिशाली जनपद जनपद महाजनपद कौन सा था, तो वो आपका मगध ही था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें 2011 में पूछा गया कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्योंकि ऑप्शन ए है कि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, बी है कि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, सी आपका है कि ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, डी आपका है कि इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। देखिए ज़्यादातर महाजनपदों की जो मजबूत किलेबंदी थी उसका कारण बताना है। तो यहाँ पर होता क्या था, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और स्वयं की रक्षा के लिए सुनिश्चित करना चाहते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ऑप्शन ए है महावीर, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। तो अभी हमने आपको बताया कि मगध के महाजनपद के जो पहले शासक थे वो आपके बिंबिसार थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, क्योंकि बिंबिसार ने ही जो इसका महाजनपद है, इसका यहाँ पर हमने आपको बताया था, ऊपर देख लीजिएगा, एक सेकेंड, आइए यहाँ पर एक बार आपको दिखा देते हैं। जो देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको बताया है कि जो महाजनपद था इसकी जो स्थापना की थी ये हर्यक वंश के शासक किए थे, ये कौन थे, बिंबिसार थे। और महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे, ये हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो बुद्ध काल में थे महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो आपकी महाजनपदों की जो संख्या थी वो 16 थी, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए आपको कथन और कारक पूछा गया है। तो कथन ए में पूछा गया कि लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्योंकि सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली व्यवस्था लागू की गई। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब आपका अभिकथन और कारण आए, ठीक है, तो कारण में कब, क्यों, कैसे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन मार्क का जब उत्तर आपको मिल जाता है तो समझ जाइए कि जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि आखटिकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, बी है कि व्यापार में खरीदी और बेची गई जाने वाली वस्तु पर कर लगाया जाता था, सी है कि ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का एक मतलब कि आधा हिस्सा जो है वो निर्धारित होता था, और डी है कि चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो ये भी देखिए आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पर बाकी सब चीज़ें सही हैं, लेकिन जो यहाँ पर कहा गया कि ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाकी ये भी सही है, जो आखेटक रहते थे, मतलब जो जंगल से चीज़ें जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही सब चीज़ें क्या करते थे कि खाते पीते थे और दूर दूर तक अपने शिकार के लिए जाते थे, तो उनसे भी कर लिया जाता था। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें वो देते थे, व्यापार में भी लिया जाता था, बाकी जो जानवर को चराते थे उनसे भी लिया जाता था। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। यहाँ पर देख लीजिएगा जो फसल पर कर था वो आपका 1/2 नहीं 1/6 भाग था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फसल पर कर को याद रख लीजिएगा। और कारीगरों के ऊपर भी लगाया गया था कर, और पशुपालक का भी हमने बता दिया, उनके ऊपर भी कर लगाया गया था। व्यापारी को भी कर देना पड़ता था, आखेटक और संग्राहक को भी। तो वो मतलब कर के रूप में जैसे कुछ जो जो जिस अ, जो जो कार्य कर रहा है, मान लीजिए कि अगर कोई पशु चरा रहा है या फिर कोई व्यापारी है, जैसे कोई व्यापारी तो वो जो सामान बेच रहा है ना, उसी में से उनको कुछ दे देते थे। और जैसे जो पशुपालक थे वो उसी पशु के रूप में जैसे मान लीजिए दूध हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें वो देते थे, लेकिन उनको कर देना ही देना है, कुछ न कुछ उनको देना रहता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन है कि महाजनपदों के राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे? ऑप्शन ए है फसलों पर कर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है कि शिल्पकारों पर कर, सी है व्यापारियों पर कर, डी है तीर्थ यात्रियों पर कर। ऑप्शन ए है कि ए भी ए बी और सी, बी है कि ए बी और डी, सी है कि ए और बी, डी है कि ए और डी। तो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ए बी सी। वो तीर्थ यात्रियों पर कर नहीं था, बाकी सब पे था, फसल पे भी था, शिल्पकार पे भी था और व्यापारी पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्न वक्तव्यों मतलब ए और बी पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य ए आपका है कि महाजनपदों के शासक केवल किसानों के नियमित रूप से कर वसूलते थे। क्या भी ऐसे हमने ऊपर आपको बताया कि केवल किसान से ही वसूलते थे। वक्तव्य भी है कि औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। ऑप्शन ए है कि ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन बी है कि ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है और ए की ठीक है। ऑप्शन सी है कि ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन डी है कि ए बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं कर रहा है किसकी? ए की। अब उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए गलत है और बी सही है। हमने भी बताया कि वो सबसे कर वसूलते थे, केवल किसान से नहीं वसूलते थे, तो ये गलत हो गया। बाकी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम सही कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि ए बी सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ऑप्शन है कि कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। ऑप्शन बी है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ऑप्शन सी है कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ऑप्शन ए है कि ए और बी है कि बी और सी, सी है कि सी और ए, डी है कि ए बी और सी। क्या होगा देखिए 2022 में आया वो क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। ये जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए बी सी ये तीनों बातें सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये तीनों बातें कैसे सही हैं कि लगभग 200 साल के भीतर मगध में सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बनाया गया? क्योंकि मगध को इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बनाया गया क्योंकि वहाँ से बहुत सारी नदियाँ जैसे कि गंगा हो गई, सोन हो गई, ये वहाँ से होके गुजरती थी। और मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगल से भी भरा हुआ था और उसके बाद इस क्षेत्र में क्या था, लौह अयस्क की खदानें भी थी, तो इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना दिया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम मगध के बारे में यहाँ से पढ़ा देंगे ताकि आपकी मगध से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 200 साल पहले मगध को क्या बना दिया गया? सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना दिया गया। अब होता क्या है, क्यों बनाया गया? क्योंकि जो गंगा और जैसे सोन नदी हो गई, ये बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से बहने लगी और इसकी क्या होती थी, जो मिट्टी होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता थी। ठीक है, मिट्टी उपजाऊ भी थी और सिंचाई के लिए भी इनका काम हो जाता था। और मगध के एक हिस्से में आपका जंगल भी था, ये भी बात है। और फिर उसके बाद क्या है, इसके अतिरिक्त और भी क्या चीज़ें थी मगध में कि जैसे जो लौह अयस्क की खदानें थी वो भी थी और जो यंत्र उत्तम कोटि के हथियार मतलब जो बढ़िया हथियार होते थे उनके निर्माण के लिए मगध से ही क्या होता था, कच्चा माल उपलब्ध होता था। और मगध क्या था आपका 16 जनपदों में से एक, महाजनपदों में एक था। ये आपका अभी हमने ऊपर बताया कि 16 महाजनपदों में से एक था। देखिए ये पूरा पढ़ लीजिए, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आधुनिक पटना और गया जिले के अंतर्गत आता था। ये आता कहाँ था? देखिए पटना
जो आधुनिक मतलब अभी जो आपका पटना और गया जिला है उसके अंतर्गत आपका मगध आता था। और राजगीर कई साल तक मगध की क्या थी, राजधानी थी। राजगीर क्या थी, कई साल तक कहाँ थी, मगध की राजधानी थी। और बाद में पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है, जो आधुनिक पाटलिपुत्र आधुनिक पटना राजधानी बना। अब सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना में गंगा नदी के दाहिने मिलती है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जो सोन नदी है वो अगर कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से निकलने के बाद वो पटना में गंगा नदी के दाहिने मिलती है। ठीक है, पटना में कहाँ मिलती है, गंगा नदी के दाहिने। तो ये रहा आपके मगध के बारे में पूरा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लगा लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा गया कि महाजनपद में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था। ऑप्शन ए है कि कपड़े धोने में, बी है सिंचाई में, सी है कूड़ेदान के रूप में, डी है नाली के रूप में। तो ऑप्शन ए है कि ए और बी, ऑप्शन बी है कि बी और डी, ऑप्शन सी है कि सी और डी, ऑप्शन डी है कि ए और सी। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सी और डी। देखिए सी क्या है आपका कूड़ेदान के रूप में और डी आपका क्या है, नाली के रूप में। तो जो वलय कूप होते थे महाजनपदों से मिलने वाले, मतलब जब इसकी खोज हुई तो महाजनपद से वलय कूप मिले, तो इनका जो यूज होता था वो कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में करते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। ठीक है, नियमित कर अभी हमने आपको कर के बारे में बताया। तो फसल पे तो किया ही जाता था, शिल्पकार पर भी किया जाता था, चरावाहों पर भी किया जाता था, लेकिन परिवार पर कर नहीं किया जाता था। ऐसा कुछ इनका नियम नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर आपके चैप्टर नंबर 6 पर हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7 और 8 9 कल कराएंगे हम आपको। तो आज 6 के बाद हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है कि हमारे कष्ट और दुख सारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बी है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। ऑप्शन सी है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। देखिए नए विचार में आपके बुद्ध के बारे में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि बी और सी, ऑप्शन बी है कि बी ए और सी, ऑप्शन सी है कि ए बी और सी, ऑप्शन डी है कि ए और बी। उत्तर दीजिएगा। देखिए आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर जो डी है उसको देख लेते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी, सी नहीं होगा। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को, ये जरूरी नहीं था कि खुशहाल जीवन के लिए उनके जितने अनुयायी हैं सबको उपदेश को मानना ही है, ये ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन है कि कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन है सूत्र पिटक, बी है विनय पिटक, सी है अभिधम पिटक और डी आपका है बुद्ध चरिता। तो देखिए बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए जो नियम का वर्णन मिलता है वो आपको विनय पिटक में मिलता है। तो ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इसका हम डिटेल जानेंगे कि किस में क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही हमें क्या होता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हैं तो आपको क्या होता है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। जैसे आज क्या है, स्टूडेंट लाइफ में लोग घर से त्याग करते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, तो उसी तरीके से ये लोग उस टाइम पे भी बनाए थे। और संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम थे वो विनय पिटक नाम के ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया जो नियम था वो क्या किससे मिलता है, आपके विनय पिटक से मिलता है, ये याद रखिएगा। और जो सूत्र पिटक आपका है वो बौद्ध धर्म के उपदेश का संग्रह इसमें है। सूत्र पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, और उसके बाद अभिधम्म पिटक में आपका क्या है कि बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत का प्रश्न उत्तर के रूप में क्या है, इनका वर्णन है। तो ये हो गया आपके बौद्ध पिटक, ये धर्म सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, और एक आपका हो गया कौन सा पिटक, विनय पिटक। तो ये याद रखिएगा किसमें क्या क्या है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किसी एक को संस्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो आप सभी को पता है कि सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करिएगा। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप सभी, और इसका जो ऑप्शन है बाद में दिखाते हैं, ऑप्शन थोड़ा नीचे हो गया है। चलिए, क्वेश्चन है कि चोल वंश के शासक के दौरान तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। ठीक है, तो मंदिर के झंडों के लिए जो कपड़े तैयार करते थे उनके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कि पद्माशाली, ऑप्शन बी है आपका
कि देवंग, ऑप्शन सी है कि पडिका, ऑप्शन डी है कि सलिया। तो इनमें से कौन से थे जो मंदिर में कपड़े के लिए कार्य करते थे? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सलिया। थोड़ा इसका डिटेल देखेंगे क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे, आपका 2022 में पूछा गया है। देखिए, चोल वंश के शासक के दौरान, जब चोल वंश के शासन थे तो उस टाइम क्या होता था, तंजावुर और उदयपुर में सलिया समुदाय के बुनकर मंदिर में क्या करते थे, झंडे के लिए कपड़े तैयार करते थे। और ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आज भी पाए जाते हैं। अभी भी इस टाइम भी ये कहाँ पाए जाते हैं, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया। और चोल राजवंश 9वीं शताब्दी में, मतलब 13वीं शताब्दी तक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। मतलब कब तक ये था सबसे शक्तिशाली? चोल वंश आपका 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, याद रखिएगा। और जो चोल कला में मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, कई उद्योग शिल्पियों को मंदिर के कारण आजीविका मिलती थी, जैसे अभी भी मिल रहा है। अब मंदिर ही एक मतलब कि जो होता है ना कि बेरोजगार के लिए मंदिर का सहारा हो गया, उस टाइम पे ये लोग भी मंदिरों से ही आजीविका प्रदान करते थे। और चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो विजयालय था। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन था, विजयालय। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? ठीक है, सम जोड़ा नहीं, विषम पूछा है। तो दार्शनिक परंपरा संस्थापक, ठीक है, जो दार्शनिक परंपरा है उनके संस्थापक कौन थे ये पूछा है। तो क्या वैशेषिक के कणाद थे? जी थे, बिल्कुल थे। न्याय के गौतम थे, ये भी थे। योग के पतंजलि हैं, ये भी हैं। और बाकी आपके जो डी है, वेदांत के जैमिनी थे, नहीं। तो आइए हम देख लेते हैं वेदांत के कौन थे। तो एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो देखिए, वैशिक के कणाद थे, ये बिल्कुल सही बात है। न्याय के गौतम थे, याद रखिएगा। और उसके बाद योग के पतंजलि और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। ठीक है, जैमिनी किसके थे? पूर्व मीमांसा के थे। और जो वेदांत आपके हैं वो वादर्यण मतलब वेद व्यास के हैं। और सांख्य की कौन है? कपिल हैं। तो ये संस्थापक है, इनको याद रखिएगा कि कौन किसके संस्थापक हैं। ठीक है, ये परंपराएं आपकी हैं और इनके संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कथन आपसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ था। तो सही बात है कि बौद्ध धर्म की एक जो नई धारा का विकास हुआ तो राजा कनिष्क के शासन में हुआ था। कथन 2 में कहा गया है कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 मुख्य विशेषता थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों और बोधिस्त्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है और बी क्या है हमारा गलत है। मतलब एक सही है और 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु व भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया। तो आपको सभी को पता है कि विनय पिटक में अभी हमने बताया कि अभिधम्म में हमने बताया, सूत पिटक में क्या हमने ये भी बता दिया, विनय पिटक में भी हमने बता दिया। तो आप सभी वहाँ पर जाकर इसके पहले वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन करना सही नहीं है क्योंकि हमने एक बार कर दिया है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। देख ही लीजिए, जो देखिए आपका विनय पिटक था, इसमें भिक्षु और भिक्षुणी के लिए क्या था, नियम बनाए गए थे। जो सूत पिटक था उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए बनाए गए थे। और अभिधम्म पिटक जो था उसमें दार्शनिक व्याख्या दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा किसमें क्या दिया गया है। अभी अगर आपको मान लीजिए विनय पिटक पूछा है तो सूत पिटक भी पूछ सकता है, अभिधम्म भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है कि कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। ऑप्शन ए है महावीर, बी है बुद्ध, सी है अनग और डी है आपका पाणिनि। उत्तर दीजिए, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो आपके चैप्टर क्या है, बुद्ध से चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुद्ध ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये बात सही है। ऑप्शन बी है कि बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शन सी है कि बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ऑप्शन डी है कि बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अब इसमें से विकल्प आपको चुनना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ए बी सी, ऑप्शन बी में दिया गया ए बी डी, ऑप्शन सी में है कि बी सी डी, ऑप्शन डी में कि ए सी डी। तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद सी भी हमारा सही है क्योंकि उन्होंने कहा था कि दयालु होने पर मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी हमें आदर करने की शिक्षा दी थी उन्होंने। फिर उसके बाद क्या सही है हमारा? डी। लेकिन जो उन्होंने उपदेश दिया था ये संस्कृत भाषा में नहीं दिया था। ठीक है, बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था
तो वो किस भाषा में दिया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में पाली में दिए थे। इसको याद रखिएगा, किस में दिया था उन्होंने? पाली में दिया था। ये बुद्ध के बारे में सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। वो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन में आपको अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन ये है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, कारण में हमेशा कब क्यों कैसे लगाएंगे, इसका उत्तर अगर हमें मिल जाता है तब तो हमारा सही व्याख्या है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर आपको बताया बात सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया तो हमें उत्तर सही मिला। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका है कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी को पता है कि धर्मशाला के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका है कि वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नयनार और अलवार से, बी है शंकर और रामानुज से, सी है कि अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी से, डी आपका है कि सिद्ध और योगी से। तो देखिए, बुद्ध में सबसे ज्यादा आपके नयनार और अलवार की क्या है जो व्याख्या की गई वो है, तो ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये लोग हैं लेकिन उतनी व्याख्या सबसे ज्यादा आपके नयनार और अलवार आते हैं। तो अच्छा, ये नयनार और अलवार होते क्या है, थोड़ा इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा आप सभी देख लीजिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप सभी कर लीजिएगा। तो देखिए, नैनार और अलवार बौद्ध जैनों के कटु आलोचक थे। ये जो बौद्धों और जैन थे, इनके जो कटुक आलोचक थे यही दोनों थे, और शिव और विष्णु के प्रति ये सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। मतलब देखिए, ये बुद्ध और जैन के आलोचक थे, लेकिन ये इनका जो भक्ति था वो किसमें था? वो विष्णु और शिव में था। और शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी केरल में हुआ, जो अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है, जो शंकर थे वो किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के थे। और इनके अनुसार क्या था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। किसके अनुसार? शंकर के अनुसार। फिर जो रामानुज आपके थे, इनका जो जन्म था ये आपका 11वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और ये क्या थे? ये अलवार संतों से प्रभावित थे। जो अलवार संत थे ये इनसे प्रभावित थे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। और अल्तमा प्रभु और ये जो अक्कम महादेवी थी, वो वीर शैव मतलब आंदोलनी 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ, और ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जबकि अल्तमा थे और कौन था? अक्कम महादेवी। ये जो भी कर्मकांड करते थे लोग और मूर्ति पूजा करते थे, ये उनका विरोध करते थे। आगे है कि जो नामपंथी थे, सिद्ध और योगी थे, ये समूह नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। ठीक है, और इन्होंने संसार में परित्याग करने का समर्थन किया। जैसे आपका योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन पर इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया। तो याद रखिएगा, नामपंथियों ने कहाँ पर बल दिया? जैसे योगासन हुआ, प्राणायाम हुआ, चिंतन हुआ, इस पे दिया। और अल्तमा इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा विरोध किया। और जो रामानुज थे वो क्या थे? अलवार संतों से ही प्रभावित थे। और जो शंकराचार्य थे वो क्या कहते थे कि जो जीवात्मा है और परमात्मा है वो दोनों एक हैं। बाकी और ये जो नैनार और अलवार थे, ये बुद्ध धर्म और जैन धर्म के क्या थे? बहुत बड़े आलोचक थे। ये शिव और विष्णु को मानते थे। तो इनके बारे में इतना याद रखिएगा, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डैश वे अपने वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, ये आपका उद्धरण दिया गया है, ये किस ग्रंथ से लिया गया है पूछा गया है। क्या ऑप्शन है कि बौद्ध, बी है कि जैन, सी है कि पाली, डी है कि वैदिक ग्रंथ। तो ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि जब हम बौद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो बौद्ध से ही हमारा क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपरोक्त जो दीक्षा है किसने दी थी? तो आप सभी को पता है कि ये गौतम बुद्ध ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम 14 के बाद 15 पर। 15 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? जैन धर्म के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए कि मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया, बी है कि किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, सी है कि महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी।
और डी आपका कि पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म के नियम का पालन करना बहुत आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर सही बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि जो जैन धर्म था उसमें ज़रूरी नहीं था कि जो पुरुष महिला थे उनको नियम बहुत आसान था। सबको नियम का सभी लोग नियम का पालन करना अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं और सबके लिए आसान नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ भी किसान के लिए तो आसान नहीं था, किसान दिन भर अपना काम करेगा तो जैन धर्म के नियम का पालन नहीं कर सकता है। फिर पुरोहित जैन धर्म का समर्थक थे, बिल्कुल नहीं थे वो लोग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा कि जो महावीर की शिक्षाएं थी वो 1500 वर्ष पूर्व मतलब वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, याद रखिएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन में देखिए 2022 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है और ये वल्लभी आपका है कहाँ, तो ये देख लीजिएगा कि गुजरात के ये गुजरात में आपका है, ठीक है। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में है। ये आप ना जो बच्चे ईवीएस का पेपर देते होंगे मतलब पीआरटी वाले जो बच्चे 1 to 5 के होंगे उसमें वल्लभी से एक चैप्टर है, आप देखेंगे वहाँ पर ये वल्लभी का गुजरात में किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हम पहुँच गए अपने क्वेश्चन नहीं, चैप्टर नंबर 7 पर। तो चैप्टर नंबर 7 हम कल करेंगे, 7 और 8 और 9 ये सारे चैप्टर हम 3 चैप्टर कल कंप्लीट करेंगे। अगर हम देखते हैं जैसे टाइम होता है तो हम जो आपका भूगोल का है ना, अब इस पर हम जो आपका थंबनेल बनाते हैं इसमें हम इतिहास लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भूगोल के क्वेश्चन लेके चलेंगे उस पर हम भूगोल लिख देंगे, क्योंकि दोनों साथ में लेके चलेंगे तो जल्दी आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर है। तो हम सोच रहे थे आपका इतिहास का एक साइड लेके चले, भूगोल का एक साइड, और आप डेली 2 वीडियो देखेंगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म होगी। फिर पेडागोजी लेके चलेंगे। पेडागोजी वैसे भी आपको हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप जो आपका सीडीपी अगर सीडीपी से पेडागोजी आप थोड़े बहुत कर लेते हैं तो इससे भी पेडागोजी के क्वेश्चन कर लेंगे। दिक्कत ज़्यादातर इसी में आती है, ठीक है। तो हम इस पर देखते हैं जो थंबनेल अगर हम बनाएंगे तो उसको इतिहास लिख देंगे, बाकी जब भूगोल का बनाएंगे तो उस पर भूगोल लिख देंगे, ताकि आपको पता चले कि कौन इतिहास के चैप्टर कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से भूगोल के चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो पुराने बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं, और जो भी बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर किया करिए। आपके पास जो भी सोशल मीडिया है जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, कहीं भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारे 7, 8 और 9 चैप्टर तीनों हम कवर करेंगे।